गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन से मैं एब्सेंट चल रहा था। वीडियो इसलिए आ भी नहीं पा रही थी। रीजन था क्या कि मेरी दादी एक्सपायर कर गई थी, तो उसी में थोड़ा बिजी था। चलो आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं बायो का चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर आप कह सकते हैं हेरिडिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेरिडिटी। देखो प्लान क्या है कि अपन लोग जो पढ़ेंगे अप टू दिसंबर तक जो 10th का जो पूरा बायो है आपका बायो कंप्लीट होगा। एक आपका ऑलरेडी कंप्लीट है राइट प्रोसेस, बाकी इसके अलावा जो भी चीज आएगा उसको पूरा कंप्लीट किया जाएगा और मोटा मोटी मान के चलो दिसंबर तक ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है। आप लोग साथ दो, जैसे आप लोग पहले वीडियो को देखा करते थे, वीडियो पे अपना प्यार दिया करते थे, वैसे ही दो। चलो पढ़ते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेरिडिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? हेरिडिटी। अब सुन लो, सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं? आप लोग क्या कभी ये देखे हो कि जो भी बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप के थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है, तो ये मिलता जुलता क्यों होता है? या कोई भी कैरेक्टर जो माँ बाप के होते हैं वो बच्चे में आते हैं, तो बच्चे में वो कैरेक्टर कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, उन्हीं चीज को थोड़ा सा समझने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना अनिवार्य है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आप में हेरिडिटी। इवोल्यूशन था, इवोल्यूशन हटा दिया गया, आपको सिर्फ क्या पढ़ना? हेरिडिटी। हेरिडिटी होता क्या है? पहली बात ये सुनो, हेरिडिटी होता क्या है? कोई भी कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में कोई भी कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है माँ बाप से बच्चे में, कहने का मतलब द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से कोई भी कैरेक्टर बच्चे में आया तो इसे क्या करते हैं? इसे कहते हैं हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। इसे हिंदी में कहा जाता है अनुवांशिकता। माँ बाप का गुण बच्चे में आना तो क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। उसे क्या कहता है? हेरिडिटी। अब मेरी बातों को सुनो, कभी आप लोग देखे हो कि पापा लंबे हैं, मम्मी लंबे, तो बाल बच्चे भी लंबे आते हैं? तो रीजन यही है क्योंकि पापा लंबे तो माँ भी लंबे हुए। अब ये कैसे लंबे हुए, नहीं हुए, हम लोग उन्हीं चीज को पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज हेरिडिटी, तो आप बोलिएगा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। प्रॉपर्टीज का, कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाना कहां से कहां, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। आ गया। जो ऑफस्प्रिंग आते हैं, ऑफस्प्रिंग करने का मतलब जो भी बच्चे आते हैं पेरेंट्स से, वो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होते, हूबहू नहीं होते। आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ ये उनसे मिलता जुलता है, तो उन्हीं चीज को हम लिखे हैं कि पेरेंट्स रिसेंबल टू देयर ऑफस्प्रिंग वेरी क्लोजली बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ये बात समझ में आया? समझ में आया। तो व्हाट इज हेरिडिटी एंड हेरिडिटी क्या है, ये बात समझ में आ गया। साथ ही साथ आप लोग ये जान गए कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो माँ बाप से मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं की तरह जेरॉक्स कॉपी नहीं होते हैं। और ऐसा होता क्यों है कि आइडेंटिकल नहीं होते? क्योंकि ये वेरिएशन के थ्रू। अब वेरिएशन क्या, सुनो ध्यान से। वेरिएशन होता है कि एक ही स्पीशीज के मेंबर में जब आपको कुछ अलग डिफरेंस देखने को मिले, उसे कहते हैं वेरिएशन। मान के चलो हम सारे ह्यूमन है। क्या है? हम सारे ह्यूमन है। अब किसी को 3 हाथ आ जाए या 2 नाक हो जाए, तो क्या वो एक तरह से डिफरेंसेस आया, एक तरह से वो अलग हुआ, तो उसी कहते हैं वेरिएशन। कभी कभार आप लोग देखे हो कि किसी को 6 फिंगर आते हैं, तो वो हो गया वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है? द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड वेरिएशन। तो होपफुली हम ये मान सकते हैं कि आपको हेरिडिटी समझ में आ गया। हेरिडिटी समझ आने के बाद आप लोग को लेना पेरेंट्स का क्या होता है, ये क्या होता है, वो सब समझ में आ गया। वेरिएशन क्या होता है ये भी समझ आ गया। चलो अब आपको कुछ टर्म याद करना है या मेरे साथ आपको बोलना है। अच्छा आप लोग ये जानते हो कि हमारे बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितने क्रोमोसोम पाया जाता है? 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। अब क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ही क्या करता है? आपके बॉडी को डिजाइन करता है। क्या करता है? आपके बॉडी को डिजाइन करता है। क्रोमोसोम जो है आपको बॉडी को डिजाइन करने में हेल्प करता है, मतलब पूरा बॉडी का जो डेवलपमेंट कराता है यही क्रोमोसोम कराता है। अगर क्रोमोसोम कम हो गया तो बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, अगर क्रोमोसोम ज्यादा हो गया तो बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्गन आएगा। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। बट ये पूरी तरह सही नहीं है। सही ये करो कि हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में, ईच सेल में, प्रत्येक सेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम हमेशा किस में रहते हैं? पेयर्स में रहते हैं। क्रोमोसोम ऑलवेज अकर्स इन पेयर।
ये बात हमेशा याद रखना, क्रोमोसोम ऑलवेज अकर इन पेयर, क्रोमोसोम हमेशा किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। ये बात कोई ये समझ में आ गया कि हमारे बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, यानी कितना पेयर हो गया, 23 पेयर्स हो गया। कितना पेयर हो गया, 23 पेयर्स हो गया। अब समझना मेरी बात को बढ़िया से। 23 पेयर्स में 22 पेयर्स अलग होते हैं, 1 पेयर्स एक साथ होते हैं। तो 22 पेयर्स जो होते हैं इसे कहते हैं ऑटोजोम। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ऑटोजोम। बाकी जो 1 पेयर होते हैं इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसे क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। अब सुनना ध्यान से, ये जो 22 पेयर्स यानी कि 44 जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आपको रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी को डिजाइन करने के लिए। आपका बॉडी कैसा होगा नहीं होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब सुनना, ये जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है ये होता है एक्स एंड वाई। क्या होता है, एक्स एंड वाई। ये जो आप देखते हैं एक्स एंड वाई, ये आपका क्रोमोसोम ही है, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करता है कोई भी बेबी गर्ल चाइल्ड होगा कि वो बॉय चाइल्ड होगा, लड़का होगा कि लड़की होगा, ये आइडेंटिफाई कौन करेगा, ये डिटरमाइन कौन करेगा, ये सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। क्या आप लोग सुने हो कि जब एक्स एक्स आता है तो एक जो है ना गर्ल साइड का जो है ना मतलब बोर्ड होता है, और जब एक्स वाई आता है तो एक आपको बॉय चाइल्ड बोर्न करता है। तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो आइडेंटिफाई करता है, जो डिटरमाइन करता है जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल, बाकी सब आपके बॉडी डिजाइन को करता है। ये बस समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो ध्यान से, जितना 46 क्रोमोसोम होता है वो होते हैं पेयर में। क्या होते हैं भैया, वो पेयर में होते हैं। 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमेशा होते हैं पेयर में। किसमें होते हैं, पेयर में। कुछ इस तरह से पेयर में होते हैं। 46 क्रोमोसोम हमेशा किसमें होते हैं, पेयर में होते हैं। ये सब एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये हो गया, पेयर में है। 46 क्रोमोसोम जो हो गए वो हमेशा पेयर में हो गए। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब ये सभी क्रोमोसोम आपस में जब एक साथ आ जाते हैं, 46 क्रोमोसोम जब आपस में एक साथ आएंगे तो वो बनाते हैं डीएनए। क्या बनाते हैं, डीएनए। और डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। कितना मीटर, 2.2 मीटर। और डीएनए जो होता है आपको, डीएनए ये होता है नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से बोल रहे, सुनना ध्यान से, जो डीएनए जो क्रोमोसोम होता है, 46 क्रोमोसोम एक साथ एक चेन में आते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं 2.2 मीटर का, डेट स्ट्रक्चर, इसको डीएनए। अब सुनो, डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। अब जरा सा ये इमेजिन करो, डीएनए 2.2 मीटर का होता है, और अब हम क्या बोले कि हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होगा, यानी कि हर एक सेल में जो 46 क्रोमोसोम है वो आपस में कंबाइन करके एक 2.2 मीटर का स्ट्रक्चर बनाएगा। अब वो सेल जो है आपको नेग्लिजिबल होता है, दिखाई नहीं पड़ता, तो वहां पे 2.2 मीटर का डीएनए कैसे रख सकते हो। आप लोग कहीं पतंग उड़ाए हो, क्या देखते हो कि स्मॉल एरिया में जो पतंग का जो थ्रेड होता है आप उसको रपेट देते हो, हाँ या ना, रपेटते हो। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे डीएनए जो है ना थ्रेड लाइक होता है, उसको पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग किसे किया जाता है, सुनना ध्यान से। डीएनए जो होता है बेसिकली बनता है दो चीज से। किस चीज से बनता है, दो चीज से। एक बनता है क्रोमोसोम से, किससे, एक बनता है क्रोमोसोम प्लस एक बनता है प्रोटीन से। किससे, प्रोटीन से। तो डीएनए आर मेड अप फ्रॉम टू थिंग्स, फर्स्ट वन इज क्रोमोसोम, सेकंड वन इज प्रोटीन। ये बात समझ में आया। उसे भी आपको पहले बता ही चुके, जो डीएनए जो 2.2 मीटर जो बना है वो किससे बना है, वो आपको बना है क्रोमोसोम से। किससे बना है, क्रोमोसोम से बना है। अब मेरी बात को सुनना, डीएनए पे होता है नेगेटिव चार्ज, उसको फोल्ड करना है ताकि वो एक सेल के अंदर इजीली से मतलब उसका पैकेजिंग हो सके। तो एक प्रोटीन आता है, हिस्टोन प्रोटीन। कौन प्रोटीन आता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये आपके चैप्टर में नहीं है बट ये जान लो, ये हिस्टोन प्रोटीन कंटेन क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यही हिस्टोन प्रोटीन उस क्रोमोसोम के साथ अटैच होकर डीएनए को फोल्ड करता है और डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स में जाके फोल्डिंग मगर पैकेज करता है। तो डीएनए जो 2.2 मीटर का जो डीएनए होता है, ये डीएनए कहां पैक होता है, ये डीएनए पैक होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये बात समझ में आया, बोलो हाँ या ना। तो डीएनए के रिगार्डिंग आपको ये चीज समझना था। टोटल क्रोमोसोम कितना, 46 क्रोमोसोम। आउट ऑफ 46, 44 आर ऑटोसोम एंड 2 आर सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन थे, एक्स एंड वाई। सेक्स क्रोमोसोम थे एक्स एक्स क्या बना रहा था, एक्स एक्स जो है ना गर्ल साइड बना रहा था, एक्स वाई बॉय साइड बना रहा था। इतना समझ में आया, हाँ या ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक होता है, तो क्रोमोसोम क्या है, व्हाट इज क्रोमोसोम, अगर आपसे कोई पूछेगा। क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम आप बेसिकली कह सकते हो, ये जो होता है हेड, क्रोमोसोम से क्या करता है, जो भी कैरेक्टर होता है उसको पास ऑन करता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब कोई भी कैरेक्टर माँ से बच्चे में जा रहा है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, क्रोमोसोम, या उसी को आप जीन कहते हैं। जीन क्या होता है ये हम फर्दर बताते हैं। क्रोमोसोम समझ में आ गया, डीएनए समझ में आ गया। अब आते हैं जीन पे। जीन क्या होता है, जीन जो कुछ नहीं होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। क्या होता है भैया, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जीन होता है। डीएनए का हल्का सा टुकड़ा है उसी क्या कहते हैं,
जीन कहते हैं। जिस तरह क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, जीन भी हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। ये बात समझ में आया। अब सुनना ध्यान से, ये जीन लोकेटेड कहाँ होते हैं, ये जीन लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे लाइन बाय लाइन। मान के चलो क्रोमोसोम, ये क्या है, ये क्रोमोसोम, कोई दिक्कत क्रोमोसोम है, तो जीन जो है ना इस पे लाइन बाय लाइन अटैच होगा। क्या होगा, लाइन बाय लाइन अटैच होगा। और एक क्रोमोसोम पे 30 से 40 जीन होते हैं। तो जीन क्या होता है, जीन होता है अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम which control the a part of chromosome which control the appearance of hereditary character, जो hereditary character के appearance को कंट्रोल करता है। अगर ये जीन फर्दर आगे गया एक्सप्रेस करेगा तो वो करेक्टर आएगा, नहीं एक्सप्रेस करेक्टर नहीं आएगा। ये बात समझ में आया। अब एक बात हम बोलना चाह रहे हैं, ये जो x है इससे क्या बन रहा है, इससे गर्ल्स बन रहा है। xy है इससे क्या बन रहा है, इससे बॉय बन रहा है। अच्छा, ये x y क्या आपको एक फॉर्मूला इसे दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है कि हाँ एक फॉर्मूला टाइप का लग रहा है। आपको हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला टाइप दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है ना उसी को बोलते हैं जीनोटाइप। क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। जैसे ये XX क्रोमोसोम है, XY भी क्रोमोसोम है, क्या ये आपस में अटैच है, अटैच है। और ये जो आपका जीन, ये जो आपस में अटैच है इसे क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, जब XX आया तो क्या बना, एक गर्ल्स बनी, और XY आया तो क्या बना, बॉय बना। तो जिस फॉर्मूला जो चीज बन रहा है उसको कहते हैं फिनोटाइप। उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं फिनोटाइप। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपसे जनरली पूछेगा व्हाट इज फिनोटाइप एंड व्हाट इज जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। क्या ये लड़की लड़की तरह दिखेगी, वो उसका फिनोटाइप हो गया। हम देखने में कैसा लग रहा है एक लड़के का तरह, तो ये मेरा फिनोटाइप हो गया। जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन करने का मतलब, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन करने का मतलब बॉडी किस चीज से बना है, कौन से क्रोमोसोम कौन से जीन से बना है, ये होता है जीनोटाइप। ये समझ में आया, कोई दिक्कत। अब एक बात और ध्यान देना, ये जो XX क्रोमोसोम है, देखिए यहाँ पे सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। क्या यहाँ अलग है, X ही है बट दो बार है। तो जब क्रोमोसोम आपको आइडेंटिकल मिले, वो भी दोनों एक साथ मिले, दोनों सेम टू सेम मिले, इस कंडीशन को कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ भी देखिए XY, कोई दिक्कत नहीं, ये भी XY है, बट यहाँ पे एक क्रोमोसोम X है, एक Y है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, डिफरेंट है, तो इस कंडीशन कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। ये बात समझ में आया, हाँ या ना बोलो। तो होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, समझ में आ गया। फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, ये बात भी समझ में आपको आ गया। बेसिकली ये आपका इंट्रो लेक्चर था कि भैया ऐसे ऐसे होता है। इसमें बताओ दिक्कत है किसी को, इसमें दिक्कत तो मुझे पूछो। बाकी आप लोग के लिए जो है ना एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड पे नहीं हो पा रहा था, रिस्पॉन्स लेटर आ रहा था, दैट्स व्हाई विजुअल प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अब मोटा मोटी पहले से सही हुआ होगा, आगे धीरे धीरे और भी काम किया जाएगा बोर्ड के रिगार्डिंग। चलो इतना समझ में आया। इसमें दिक्कत है बोलो, इसमें दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब सुनो, अब आपका बेसिकली 3 टॉपिक रह गया। एक होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक क्या है आपका, एक है सेक्स डिटर्मिनेशन, एक है आपका टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन, किसी कोई सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सुनना ध्यान से, आप लोग जानते हो जब स्पर्म प्लस ओवम आपस में जब कंबाइन करता है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके क्या होता है, यहाँ से एक बेबी का, तब जाके यहाँ से एक जो है ना बेबी फॉर्म होगा। इतना बात जानते हो कि नहीं, एक बेबी फॉर्म होगा। कोई दिक्कत, हाँ या ना। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जितना भी सेल होता है ना हमारे बॉडी के, जितना भी सेल होता है वो सब मतलब जितना भी हमारे बॉडी में सेल होता है उन सभी सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और 46 क्रोमोसोम अगर किसी सेल में पाए जा रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो हम कहते हैं ये पूरा पूरा क्रोमोसोम उस सेल में पाया जा रहा है। इसे हम लोग नाम देते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड कंडीशन। हमारा जो जितना भी सेल होता है वो डिप्लॉइड होता है, एक्सेप्ट गैमीट सेल। गैमीट क्या होता है बताएंगे, ये होता है डिप्लॉइड। इसे हम लोग दिखाते हैं 2n से। वेल n इज इक्वल टू 23, तो 46 क्रोमोसोम हो गया। बट ये जो स्पर्म होता है,
और ओवम होता है। स्पर्म मेल के मीट होता है, ओवम फीमेल के मीट्स होता है। आपको रिप्रोडक्शन जब पढ़ाएगा तो उसमें बढ़िया से बताएंगे। ये स्पर्म जो होता है इसमें एन होता है, एन करने का मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है। हैप्लॉइड क्या होता है सुनना ध्यान से, ओवम भी क्या होता है हैप्लॉइड होता है। स्पर्म और ओवम है क्या गैमीट्स है ना, गैमीट्स हमेशा क्या होता है हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, हैप्लॉइड करने का मतलब 23 क्रोमोसोम ही रहेगा आउट ऑफ 46, 23 क्रोमोसोम ही रहेगा आउट ऑफ 43। इसका मतलब हम जो बोले कि हर एक सेल के अंदर आपको 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, वो किस में नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा सिर्फ गैमीट्स में। गैमीट्स के अलावा आपके जितना भी सेल है ना आपकी बॉडी में सभी में 46 क्रोमोसोम होगा, बट उसके अलावा और कई क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। इतना वो समझ में आ जाना। इसका मतलब अच्छा एक बात बता, स्पर्म मेल है तो मेल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मेल को 44 प्लस XY आया ना, मेल ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन कब करेगा, मतलब उसी से निकलेगा। उसके बाद फीमेल में 44 प्लस XX आया ना। ये तो हो गया इसका एक मेल और फीमेल का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन यानी कि जीनोटाइप हो गया। यहाँ से गैमीट बनेगा यानी कि स्पर्म बनेगा। स्पर्म होता है हैप्लॉइड, तो स्पर्म में क्या 23 नंबर क्रोमोसोम आएगा। चलो बनाते हैं, उसमें 22 प्लस X आएगा फर्स्ट कंडीशन, तो ये बनेगा। दूसरा कंडीशन 22 प्लस Y बनेगा, हाँ या ना। ये आपको दो कंडीशन बनेगा। देखो एक बार में तो बनेगा कोई दोनों में से कोई एक, ये दोनों चांस बनने का रहेगा, ये दोनों स्पर्म बन सकता है। अब मेल फीमेल में क्या होगा 22 प्लस X और 22 प्लस X, इसमें दोनों बनने का चांस रहेगा, दोनों सेम ही है क्योंकि फीमेल के पास XX होता है, मेल के पास XY होता है। तो मेल में जो स्पर्म का गैमेट्स बनेगा उसमें एक तो बन सकता है 22 प्लस X और 22 प्लस Y। अब सुनो, अब जब स्पर्म ओवम जब आपस में फर्टिलाइज करेगा, लड़का बनेगा कि लड़की पे भी आएगी, ये हमको पता करना है। इसी क्या कहते हैं सेक्स डिटरमिनेशन कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, क्या सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब मेरी बात को सुनो, क्या सुनो बता रहे हैं। आप क्या कर दो बेसिकली, स्पर्म निकाले ओवम निकाले, 22 प्लस X आया 22 प्लस Y आया। ये आया कहां से, ये आया आपको मेल से, ये मेल का सिंबल होता है, और ये आपको फीमेल का सिंबल होता है। 22 प्लस X और 22 प्लस X, ये क्या हो गया, ये आपका फीमेल हो गया। अब क्या करो, आप इस 22 प्लस X को लो और इससे जो है ना मल्टीप्लाई करो। जब इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बनेगा, फर्स्ट कंडीशन इसको और इसको क्या बन जाएगा देखिए, तो 22 44 प्लस XX, कोई दिक्कत, यहां से क्या बन गया, एक गर्ल चाइल्ड बन गया। आप इस 22 प्लस X को इस 22 प्लस X के साथ मल्टीप्लाई करो, 44 प्लस XX, यहाँ भी क्या है गर्ल चाइल्ड बन गया, कोई दिक्कत। 22 प्लस X को 22 प्लस X से मल्टीप्लाई किए, 44 प्लस XX बन गया, क्रॉस करवा दिए। 22 प्लस X को 22 प्लस X को तरह क्रॉस बन गया। ये प्रोबेबिलिटी होता है, कोई एक ही बनेगा, बट जब भी हम जेनेटिक्स देखते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी देखते हैं। अब जैसे हम 22 प्लस X को दोनों से मल्टीप्लाई किए, 22 प्लस Y को भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 प्लस XY बनेगा। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे किए फिर उसको हम इससे किए, 44 प्लस XY बना। तो यहाँ भी बॉय बन गया और यहाँ पे बॉय बन गया, कोई दिक्कत। अब सुनो ध्यान से, टोटल 4 आउटकम निकला, एक ये निकला, दूसरा ये निकला, तीसरा ये निकला, चौथा ये निकला। देखो आपको 4 में 2 जो है ना आपको गर्ल्स बन रही है, 2 आपको बॉय बन रहा है। इसका मतलब क्या, आफ्टर फर्टिलाइजेशन लड़का बनेगा लड़की बनेगा, ये आप एश्योर नहीं कह सकते हो। 50% चांस रहता है लड़की बनने का, 50% चांस रहता है लड़का बनने का। यहाँ आप उस चीज को देख चुके हैं। अब मेरी बात को सुनिएगा बढ़िया से, मेरी बात को सुनिएगा बढ़िया से। बुक में एनसीईआरटी बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में कैसे दिया हुआ है वो हम बना रहे हैं। आप ऐसे भी बना सकते हो, एग्जाम में अगर पूछेगा कि हाँ भाई ये सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है ये बताओ, तो आप जो है ना स्पर्म का गैमेट्स बनाओगे, ओवम का गैमेट्स बनाओगे, दो कंडीशन बनता है। उसके बाद जो है आप जनरली क्रॉस करवा दोगे, वहां पे आपको 2 मेल 2 फीमेल बनेगा। तो आप वहां से कर सकते हो कि मेल भी बनता है फीमेल भी बनता है। और एक बात, हाँ मान के चलो कोई लेडीज है, उसको सिर्फ फीमेल चाइल्ड हो रही है, मतलब सिर्फ लड़की ही हो रही है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि लड़की का दोष है, लड़की का गलती है। गलती तो किसी का नहीं होता है, नेचुरली जो आप में होता है वो होता है। गर्ल्स के पास सिर्फ X क्रोमोसोम ही होते हैं और मेल के पास XY क्रोमोसोम दोनों होता है। अगर मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है देन जाके गर्ल चाइल्ड आती है, और जब मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है देन जाके एक मेल चाइल्ड आता है।
अब सुनना ध्यान से, बुक में कैसे दिया है भैया, ये है मेल, ये है फीमेल। बुक में कैसे दिया सुनना, ये है फीमेल, मेल में XX होगा, XY होगा सॉरी, और फीमेल में XX होगा। तो इस X को इस X से करो तो XX बन गया, फिर इस X को इस X से करो XX बन गया, कोई दिक्कत। फिर इस Y को इस X से करो XY बन गया, फिर इस Y को इस X से करो XY बन गया। तो ये देखो आपको गर्ल्स बनी, ये भी आपको गर्ल्स बन गई, ये बॉय बन गया और ये आपको बॉय बन गया। तो देखो 50% चांस किसका है, 50% चांस है आपको लड़की बनने का और 50% चांस क्या है कि लड़का बनेगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि हाँ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो लड़का बनेगा लड़की बनेगा, 4 में से कोई एक कंडीशन बनेगा। और 4 में क्या, 2 लड़का बन रहा है 2 लड़की बन रहा है, इसका मतलब 50% चांस होता है लड़का लड़की बनने का। ये बात समझ में आया, बताओ इसमें दिक्कत है हाँ या ना। हम क्या क्या पढ़े आज, डीएनए क्या होता है हमको समझ लिए भैया, डीएनए क्रोमोसोम क्या होता है वो समझ लिए, जीन समझ लिए क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। जीन कहाँ होता है, क्रोमोसोम के ऊपर लाइन में होता है, कोई दिक्कत। अगर सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम एक साथ आ जाए तो होमोजाइगस कंडीशन, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम एक साथ आ जाए तो हेटेरोजाइगस कंडीशन। जो फॉर्मूला होता है, इसको आप जब फॉर्मूला समझ सकते हो उसे कहा जाता है जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ अ बॉडी। और उस फॉर्मूला से जो चीज बन रहा है उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये समझ में आया, कोई दिक्कत हाँ या ना। अब सुनो, एक होता है कैरेक्टर, क्या होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर समझते हो, जो गुण होता है उसी कैरेक्टर कहते हैं ना, आदत जो होता है गुण जो होता है। कैरेक्टर का भी अल्टरनेट फॉर्म होता है, जैसे कैरेक्टर हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं। एक कैरेक्टर है हाइट, क्या कैरेक्टर है हाइट, लंबाई। लंबाई एक कैरेक्टर है, क्या एक कैरेक्टर है। अब लंबाई 2 हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या तो आपको ड्वार्फ हो सकता है। ड्वार्फ यानी कि नाटा, टॉल यानी कि लंबा। तो क्या कैरेक्टर भी 2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, क्या कैरेक्टर का भी अल्टरनेट फॉर्म है। तो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स, क्या कहते हैं ट्रेट्स। ट्रेट्स समझ में आया, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। फिर से बता रहे हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। तो ये बात समझ में आया, जैसे कि हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट का 2 फॉर्म है, एक टॉल एक डॉर्फ, एक लंबा एक नाटा। तो ये हो गया अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट्स, कोई दिक्कत हाँ या ना। ऐसे ही जीन, जीन कहाँ पे लोकेटेड होता है, जीन लोकेटेड होता है क्रोमोसोम पे। कहाँ होता है, क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड होता है। एक क्रोमोसोम पे कितने जीन होते हैं, एक क्रोमोसोम पे 30 से 40 जीन हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब मेरी बात को सुनना, चलो इसको मिटा सकता हूं, चलो ये आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में, वहां से देख लेना। अब मेरी बात को सुनना बढ़िया से, क्या सुनना, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव जीन। अब डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन क्या होता है सुनना ध्यान से। जैसे हम हाइट लिए ना, हाइट लिए तो हाइट एक कैरेक्टर, इसका 2 फॉर्म है, एक हुआ टॉल एक हुआ ड्वार्फ। ये टॉल और ड्वार्फ क्या भैया, ये ट्रेट्स है, क्या है ट्रेट्स है। अब हम लोग टॉल को क्या किससे दिखाएंगे, कैपिटल टी से, क्योंकि ये टी से स्टार्ट है। हम लोग ड्वार्फ को किससे दिखाएंगे, कैपिटल डी से। बट ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, कैपिटल डी से नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम टॉल को कैपिटल टी से दिखा दे, क्या उसी का अल्टरनेट फॉर्म है, अपोजिट फॉर्म नाटा है, लंबा का अपोजिट फॉर्म नाटा है, नाटा है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी लेटर से, जिस लेटर से हम टॉल को दिखा है, उसी लेटर से उसके अल्टरनेटर्स को उसके स्मॉल लेटर्स दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी से दिखाया तो डॉट को हम स्मॉल टी से दिखाएंगे। मान के चलो कलर, कलर में क्या है, कलर का 2 फॉर्म मान लो, एक होता है ब्लैक है, एक आपको क्या, एक आपको व्हाइट है, कोई दिक्कत। तो ब्लैक जो है ना, इसको हम कैपिटल बी से दिखा दिए तो हम व्हाइट को डब्ल्यू से नहीं दिखाएंगे। व्हाइट को हम किससे दिखाएंगे, जिस लेटर से हम ब्लैक को दिखाया उसी के स्मॉल लेटर से, तो इसका स्मॉल लेटर हो जाएगा स्मॉल बी। ये समझ में आया हाँ या ना। अब मेरा एक बात बताओ, अगर 2 छोटा बच्चा आपस में लड़ाई कर रहा है तो आराम से दोनों में से कोई एक जीतेगा। एक बड़ा बच्चा एक छोटा बच्चा आपस में लड़ाई कर रहा है तो कौन जीतेगा, बड़ा बच्चा जीतेगा। हमेशा इस चीज को याद रखना, जो बड़ा बड़ा होता है ना उसके सामने छोटा बड़ा हार जाता है, हार जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। छोटा बड़ा कब जीतता है, जब वो छोटे बड़े के साथ कुश्ती लड़ा जाए। अब सुनना मेरी बात बढ़िया से, यहां से 2 टर्म निकलता है, एक होता है डोमिनेंट जीन, क्या होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव जीन, क्या होता है रिसेसिव जीन। अब सुनो, डोमिनेंट जीन क्या है, रिसेसिव जीन क्या है। डोमिनेंट जीन वो होता है जो, अगर वो डोमिनेंट जीन उसे कहते हैं
उसके सामने कोई कुछ भी ला दो अल्टरनेट जीन को उसके जैसा, वो किसी का नहीं सुनेगा, वो अपना प्रभाव देता, अपना इन्फ्लुएंस देता, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई दिक्कत? तो ये कैपिटल और ये दोनों भी क्या है, से क्रोमोजोम ही है और से जीन ही है, और जीन हमेशा पेयर में होता है, तो जीन किस पे होता है, क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होता है, कोई दिक्कत? हाँ या ना? जीन भी हमेशा पेयर में होता है, जैसे क्रोमोजोम पेयर में होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी लिखे ना, कैपिटल टी हो जाता है डोमिनेंट, स्मॉल टी होता है रिसेसिव। कैपिटल टी बड़ा बच्चा, स्मॉल टी छोटा बच्चा, किसका चलेगा? बड़ा बच्चा का। तो कैपिटल टी क्या करता है, स्मॉल टी के प्रभाव को खत्म कर देता है, ये बोलेगा जब तक हम हैं हम ही चलेंगे। तो कैपिटल टी काम क्या होता है, किसी व्यक्ति को टॉल बनाने का, किसी बॉडी को लंबा बनाने का, तो ये बोलेगा चल हम लंबा बनाएंगे। अब सुनिए, कैपिटल टी ऐसे भी है, कैपिटल टी ऐसे भी आ सकता है, दोनों कैपिटल टी। तो जब दोनों आ गया तो और बढ़िया बात, व्यक्ति और लंबा बनेगा, हाँ या ना? अगर स्मॉल टी आ गया, अब बड़ा बच्चा नहीं है, अब बड़ा नहीं है, स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी ये बड़ा है, स्मॉल टी से क्या होता है, नाटा होता है, ड्वार्फ होता है, शॉर्ट्स होता है, दोनों स्मॉल टी है, तो व्यक्ति क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अब सुनो, कैपिटल टी कब अपना प्रभाव दिखाया, जब वो स्मॉल टी के साथ रहेगा तब भी अपना प्रभाव दिखाएगा, और जब अपने जैसे क्रोमोसोम के साथ रहेगा तब भी अपना प्रभाव दिखाएगा। तो जो अल्टरनेट जीन के सामने अपना इन्फ्लुएंस को दिखाता है उसे कहते हैं डोमिनेंट जीन। क्या कहते हैं? डोमिनेंट जीन। और ये स्मॉल टी का अपना प्रभाव दिखाया जब ये अपने जैसे जीन के साथ रहा तभी। तो कहा जाता है डोमिनेंट जीन उसे कहा जाता है जो अल्टरनेट जीन के सामने भी अपना प्रभाव दिखाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। और रिसेसिव जीन वो होता है जो सिर्फ अपने जैसे आइडेंटिकल क्रोमोसोम के सामने ही अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा, जस्ट लाइक आपका स्मॉल टी स्मॉल पी। समझ में आया? तो अब ये कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट थे मेंडल, उनके द्वारा दिए गए दो लॉ, दैट इज कॉल्ड मोनोहैबिट लॉ एंड डायहैबिट क्रॉस। चलो इतना समझ में आया? इसमें दिक्कत है? आज का लेक्चर यहीं पार्ट 1 बंद करते हैं, अब इसके बाद आएगा तो पार्ट 2 दोनों लिया जाएगा।